हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, ज्योति एकेडमी। मैं आप सभी का ज्योति एकेडमी परिवार द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा फिजिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 वीडियोस लेक्चर्स आपको सेंड करे हैं। जिन बच्चों ने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो सभी बच्चे एक बार महिलावत जी या केशव जी से संपर्क करें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो लेक्चर नंबर 4 में आपने कूलॉम द्वारा जो नियम है उसके न्यूमेरिकल करे होंगे। आशा करता हूं कि वो आपको समझ में आए होंगे। आइए एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं। क्वेश्चन, एक वर्ग के सभी शीर्षों पर, हमारे पास एक वर्ग है, उस वर्ग के सभी शीर्षों पर एक समान परिमाण का आवेश प्लस Q रखा गया है। एक समान परिमाण का आवेश प्लस Q रखा गया है तथा वर्ग के केंद्र O पर स्मॉल q आवेश रखा है। तो केंद्र O पर लग रहा परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। यह आपका प्रश्न है, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। एक वर्ग के सभी शीर्षों पर एक समान परिमाण का आवेश प्लस Q रखा गया है तथा वर्ग के केंद्र O पर स्मॉल q आवेश रखा है। तो केंद्र O पर लग रहा परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। तो देखते हैं बेटे कैसे सॉल्व होगा ये सॉल्यूशन। ये वर्ग है, आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजा एक समान, सभी भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। अगर इस भुजा की लंबाई स्मॉल a होगी तो ये भी a, ये वाली भी a और ये भी, सभी भुजाओं की लंबाई एक समान होगी। वर्ग में 4 शीर्ष है तो प्रश्नानुसार सभी शीर्षों पर कैपिटल Q आवेश रखा गया है और वर्ग के केंद्र O पर स्मॉल q आवेश रखा है। यह इसकी सिनेरियो है। दोबारा देखिए, वर्ग के ये बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D और ये वर्ग का केंद्र, सभी शीर्षों पर एक समान परिमाण यानी प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, यहाँ पर ये आवेश रखा है। तो केंद्र O पर रखे स्मॉल q आवेश पे लगने वाला विद्युत बल ज्ञात है। तो देखो बच्चों, यहाँ अब क्या होगा, सबसे पहले इस शीर्ष अर्थात बिंदु A पर रखे प्लस Q आवेश द्वारा इस आवेश पर, कहने का मतलब ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। तो कूलॉम के नियमानुसार लगने वाला विद्युत बल K Q1 Q2 अपॉन r²। जब मैं इसकी बात करूंगा तो इन तीनों को छोड़ना होगा, क्योंकि कूलॉम ने 2 बिंदुवत आवेशों की ही चर्चा की थी, ठीक है। और दिशा क्या होगी बेटे, यहां से लेकर यहां, ये इस पर बल लगाएगा। तो इस आवेश द्वारा इस बिंदु पे लगाया गया विद्युत बल इस दिशा में जाएगा। कितना होगा बेटे, FOA मतलब O पर A के कारण लगने वाला विद्युत बल। अगर आप इसका परिमाण निकालना चाहते हो तो FOA इजिकल टू कितना होगा, K Q1 की जगह Q, Q2 की जगह स्मॉल q अपॉन यहां से लेकर यहां तक की दूरी। देखो एक बात ध्यान रखें, वर्ग के सभी भुजाओं की लंबाई एक समान होती है तथा वर्ग के केंद्र से सभी शीर्षों की दूरी भी एक समान होगी।
यहाँ से चाहे यहाँ तक की दूरी देखिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, ये दूरी क्या होगी बेटे, एक समान होगी। माना ये दूरी है x, तो बेटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के मध्य की दूरी x का होल स्क्वायर, ये इसका परिमाण होगा और ये क्या होगी, इसकी दिशा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिए इस शीर्ष द्वारा, इस शीर्ष पर रखे आवेश द्वारा इस आवेश पर लगाया गया विद्युत बल, तो क्या होगा बेटे, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये कितना आ जाएगा, FOB, सॉरी FOC, O पर C के कारण इसका परिमाण भी कितना होगा, देखिए यहाँ पर FOC के Q1, ये है Q1, Q2 अपॉन यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी, अगर ये दूरी x है तो ये दूरी भी x होगी, x का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा अब देखो यहाँ पर इस बिंदु पर दो बल लग रहे हैं, एक बल की दिशा इस दिशा में है और एक बल की दिशा इस दिशा में है, और ये दोनों ही बल परिमाण में बराबर है और दिशा में क्या है बेटे, दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है। यानी अगर सपोज कीजिए एग्जांपल ऐसा हो कि 10 न्यूटन का बल इस दिशा में लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इस दिशा में लग रहा है, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0। कैसे, दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। दोबारा सुनो, इस बिंदु पर दोनों बल परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। सेम यहाँ इसी तरह से इसको देखिए, इस आवेश द्वारा इस बिंदु पे लगाया गया विद्युत बल, वो भी कितना होगा बेटे, इसकी दिशा होगी इस दिशा में। इस आवेश द्वारा यहाँ पर लगाया गया विद्युत बल कितना होगा, इस दिशा में। अगर आप इन चारों बलों को देखें तो चारों बल, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये चारों बल परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं, सोच के देखिए, इसको अगर मैं घुमा दूं तो ये कैसा नजर आएगा। यहाँ पे देखिए, एक बल इस दिशा में, 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 ऐसा होगा बेटा। देखो ये FOA, ये FOC, यहाँ पर FOD और ये FOB, इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, तो FOA इस दिशा में लग रहा है, FOC इस दिशा में लग रहा है, FOD इस दिशा में लग रहा है और FOB इस दिशा में लग रहा है। चारों, लास्ट में लाइन क्या लिखोगे, चारों बल परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। स्टेटमेंट क्या है, आप PDF में देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि अगर वर्ग के सभी शीर्षों पर, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, वर्ग के सभी शीर्षों पर एक समान परिमाण का आवेश रख दिया जाए तो केंद्र पर दुनिया का कैसा भी आवेश रख दें, उस पे लगने वाला परिणामी बल F रिजल्टेंट, F परिणामी बल हमेशा 0 होगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखना पड़ेगा, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। एक बार और यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि वर्ग के, एक एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको, वर्ग के सभी शीर्षों पर, वर्ग के सभी शीर्षों पर 4 कूलाम का आवेश रख दिया, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई, वर्ग के सभी शीर्षों पर 4 कूलाम का आवेश रख दिया और प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 मीटर है। मैंने क्या कहा कि वर्ग के सभी शीर्षों पर एक समान परिमाण का आवेश रख दिया जाए तो केंद्र पर कैसा भी आवेश रख दे, दुनिया का कैसा भी, 1 कूलाम हो चाहे 1000 कूलाम हो चाहे 1 लाख कूलाम हो, कैसा भी आवेश रख दें, उस पे लगने वाला परिणामी विद्युत बल हमेशा 0 होगा। नोट करके ये लिख लेना, PDF में भी ये लिखा हुआ है, इसको याद रखना। कैसा भी आवेश रख दो, बस शर्त क्या है, सभी का परिमाण एक समान होना चाहिए और प्रकृति भी एक समान होनी चाहिए। याद, इसको बेटे नोट कर लेना। आइए बेटे, ये नोट आप लिख लेना और इसको याद भी कर लेना। वर्ग के सभी शीर्षों पर
अभी बताया मैंने, वर्ग के सभी शीर्षों पर एक समान परिमाण व प्रकृति का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परिमाण भी सेम होना चाहिए और प्रकृति यानी धनात्मक कहते हैं चारों आवेश धनात्मक होने चाहिए, और अगर ऋणात्मक है तो चारों ऋणात्मक होने चाहिए। परिमाण व प्रकृति का आवेश रख दिया जाए तो केंद्र पर रखे सभी आवेशों के लिए परिणामी विद्युत बल का मान सदैव शून्य होगा। सॉल्व करके मैंने एक बार बता दिया, समझा दिया, अब आगे से आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, बिंदु सी पर लग रहा परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये थोड़ा सा चेंज है। ये वर्ग है, वर्ग पे 4 शीर्ष हैं, सभी शीर्षों पर एक समान परिमाण का और एक समान प्रकृति का आवेश रखा है। ठीक है, अभी तक तो ये बिल्कुल सेम चल रहा है इससे पहले वाले प्रश्न। बस यहाँ पर क्या है कि केंद्र पर कोई आवेश नहीं रखा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदु सी पर लग रहा परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। बिंदु सी कौन सा है, इस बिंदु सी पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल आपको ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे इसको मान लीजिए ये वर्ग है, तो एक आवेश यहाँ रखा है, एक आवेश यहाँ रखा है, एक आवेश यहाँ रखा है और एक आवेश यहाँ रखा है। केंद्र पे कोई आवेश नहीं रखा है। इस आवेश पर, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, इस बिंदु सी पे लगने वाला परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है। तो बेटे टोटल नंबर ऑफ आवेश कितने हैं, 4। इस आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है, तो इस पर 3 आवेश अलग अलग बल लगाएंगे। कैसे, एक बार ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, उसकी दिशा क्या होगी, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इस वाले आवेश पर एक बार ये बल लगाएगा, दिशा क्या होगी, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, और एक बार ये बल लगाएगा, दिशा क्या होगी, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। आइए यहाँ पर समझते हैं। देखो बेटे, मैं इस प्रश्न को आप लिख लें, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। जहां पर आपको लिखना हो, वीडियो को पॉज करके आप पहले प्रश्न को लिख लें, उसके बाद इसको सॉल्व करें। तो देखो सॉल्यूशन, ये वर्ग है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और ये बिंदु बी। यहां पर प्लस क्यू, यहां पर भी प्लस क्यू और यहां पर भी प्लस क्यू। केंद्र पे कोई आवेश नहीं रखा गया है। इस भुजा की लंबाई ए, इस भुजा की लंबाई ए, इस भुजा की लंबाई ए और इस भुजा की भी लंबाई ए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बिंदु सी पर, बिंदु ए को अभी हाल फिलहाल रहने दीजिए, पहले बी के कारण निकालेंगे। बिंदु सी पर बिंदु बी के कारण, पूरी बात आप जानते ही हैं, बिंदु सी पर बिंदु बी के कारण लग रहा विद्युत बल कैसे लिखेंगे, एफ ओ सी, सॉरी बिंदु सी है ना, सी बी, बिंदु सी पर बिंदु बी के कारण लग रहा विद्युत बल। बेटे फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 की जगह Q2 की जगह अपॉन दोनों के मध्य की दूरी a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ चाहो तो इसकी दिशा मेंशन कर दें। इसकी दिशा क्या होगी, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। इसी प्रकार इसके इस बिंदु पर इस आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल वो भी सेम यही होगा, एफ सी डी। बिंदु सी पर बिंदु डी के कारण लगने वाला विद्युत बल सेम क्यों होगा, क्योंकि यहां पर भी आवेश और यहां पर भी आवेश, देखो आवेश ये वाला और ये वाला सेम ही तो है, और दोनों के मध्य की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी भी सेम है, तो परिमाण सेम होगा, के क्यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। बस फर्क क्या होगा, इसकी दिशा अलग होगी, और दिशा क्या होगी बेटा, इस दिशा। आई बात समझ। इसी प्रकार अब इन दोनों के मध्य की दूरी सोच के देखो, ये कैसे निकालेंगे। ये आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, त्रिभुज नजर आ रहा होगा, कौन सा, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। तो यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा हो गई, कर्ण हो गई। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
बराबर अंडर रूट, बोलो बेटे कितना आ जाएगा, आधार भी ए और लंब भी ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर अंडर रूट 2a, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी अंडर रूट 2a। बात समझ में आई? तो बिंदु, नेक्स्ट लाइन में बिंदु सी पर बिंदु ए के कारण लग रहा विद्युत बल सी पर ए के कारण लग रहा विद्युत बल तो कितना होगा K आवेश Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी अंडर रूट 2a, इसका स्क्वायर कर लेंगे रूट 2a का होल स्क्वायर। बेटे इसकी दिशा क्या होगी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इस दिशा में होगी। ये तीनों आ गया, इन तीनों का क्या करेंगे, यहां तक उतार लीजिए। इसके बाद देखिए इस वाले आवेश के कारण बल लगा इस दिशा में एफ सी बी, इस वाले आवेश के कारण बल लगा एफ सी डी, और इस वाले आवेश के कारण बल लगा इस दिशा में एफ सी ए। अब इन तीनों का वेक्टर एडिशन कर लेंगे। वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये 11th क्लास में आपने सीखा होगा, सदिश करके आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा सा आता है, और वहाँ पर आपको जिन भी गुरुजी ने पढ़ाया है उन्होंने आपको समझाया होगा वेक्टर एडिशन, सदिश का योग, इन तीनों का सदिश योग कर लेंगे। एक तरीका है, एक और तरीका होता है वो आपको थोड़ा क्लास में बताऊंगा, यहाँ पर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बस आप यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, परिणामी बल एफ सी बराबर, ये इसका आंसर आ जाएगा एफ सी डी प्लस एफ सी बी प्लस एफ सी ए। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, आपको वैसे पीडीएफ में मिल जाएगा। जो बच्चे समझ सकते हैं वो पीडीएफ के द्वारा समझ लेना, बाकी जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, थोड़ा 11th का पोर्शन हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा, उसके लिए जब क्लासेस स्टार्ट होगी तब मैं आपको ये समझा दूंगा। अभी आप यहाँ तक लिखिए। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में, कक्षा यानी कोश भी कहा जाता है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन पर लग रहा विद्युत बल व गुरुत्वीय बल ज्ञात करें। थोड़ा मैं आपको परमाणु के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो परमाणु के बारे में। सॉल्यूशन तो बेटे देखो इधर, ये हाइड्रोजन परमाणु है, कैसे लिखा जाता है 1H1, प्रोटॉन भी कहा जाता है इसे 1H1। किसी भी तत्व को, केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा ZXA द्वारा लिखा जाता है, किसी भी तत्व को, एलिमेंट को ZXA द्वारा लिखा जाता है। जहां Z क्या होता है, Z होता है परमाणु क्रमांक, A क्या होता है द्रव्यमान संख्या, और X क्या होता है तत्व का प्रतीक, सिंबल है ये। तो यहां पर देखो परमाणु क्रमांक, यहां पर ये देखो, ये जो परमाणु क्रमांक है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को। ध्यान रखना, Z किसको रिप्रेजेंट करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं या इसमें प्रोटॉन कितने हैं, ये Z बताएगा। A क्या बताएगा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं। आई बेटे बात समझ में। और X तत्व प्रतीक बताएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8O16, 8 ऑक्सीजन 16, तो परमाणु क्रमांक 8 हो गया, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। 16 क्या हो गया, इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप क्या बताओगे 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन कितने हैं तो क्या बताओगे जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, उदासीन अगर है तो। और आपसे अगर न्यूट्रॉन पूछ ले तो इस A में से इसको घटा लेते हैं। हालांकि ये पूरी चीज
आपके सेकंड बुक में जो चैप्टर है परमाणु, उसमें आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है क्योंकि आपने ये थोड़ा 11th में भी सीखा होगा। अब इस प्रश्न में आ जाते हैं। इस प्रश्न में ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु, ये बेटा ये नाभिक होता है, ये नाभिक है और ये इसकी प्रथम कक्षा है, फिर इसकी द्वितीय कक्षा आ जाएगी, ये तृतीय कक्षा आ जाएगी, ये चौथी कक्षा आ जाएगी, ऐसा आपने पूरा पढ़ा होगा। बोर की परिकल्पना आपने पढ़ी है कि बोर की प्रथम परिकल्पना की इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर, सॉरी ये है बोर की, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोर की प्रथम परिकल्पना। बोर की प्रथम परिकल्पना क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। द्वितीय, बोर की द्वितीय परिकल्पना क्या है? ये शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि वैसे डिटेल में आप आगे पढ़ोगे भी सही, अभी थोड़ा ध्यान रखें। बोर की प्रथम परिकल्पना है कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। बोर की द्वितीय परिकल्पना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है जिसमें इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये आपकी थोड़ा नॉलेज के लिए बताया है, वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा और 12th क्लास में सेकंड बुक में आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, इस प्रश्न में आ जाते हैं दोबारा से। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश में ये इलेक्ट्रॉन इस प्रथम कक्षा में गति कर रहा है, ये इसकी प्रथम कक्षा हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या r1। यहाँ पर नाभिक है, नाभिक में 1h1 इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक प्रोटॉन है, यहाँ क्या कौन रखा हुआ है बेटा? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? नेगेटिव। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r1। ठीक है, कुछ बातें यहाँ लिखता हूँ, उसको आप नोट भी कर लेना। QP, QP का मतलब है प्रोटॉन पर आवेश, या याद कर ले कितना होता है प्रोटॉन पर आवेश? प्लस ई को लिखा जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये QP मतलब प्रोटॉन पर आवेश प्लस ई यानी धनात्मक 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। QE का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटे? -e मतलब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये देखिए ये इसका मान है। और भी देखिए MP मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये काम आएगा गुरुत्वीय बल याद करने में। कितना होता है बेटा? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है बेटे। ME का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ठीक है, ये चार बातें ध्यान रखना, प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखो यहाँ पर दोबारा एक बार समझ लीजिए, ये नाभिक है, ये इसके सेंटर पॉइंट पर है, इस पे कौन रखा हुआ है? यहाँ पर प्रोटॉन रखा है। प्रोटॉन पर आवेश कैसा? धनात्मक। मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ। ये पॉजिटिव, ये प्रथम कक्षा, यहाँ का कौन है बेटे? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन यहां पर गति कर रहा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, वो है r1। r1 क्यों लिखा? r1 इसलिए लिखा है क्योंकि प्रथम कोश की त्रिज्या है तो r1, द्वितीय कोश की त्रिज्या होगी तो r2, तृतीय कोश की त्रिज्या होगी तो r3। क्लियर है बेटे? ठीक। अब यहां पर देखो, यहां धनात्मक आवेश रखा है और यहां पर ऋणात्मक आवेश रखा है, तो बल कैसा लगेगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। और उस बल का मान कितना होगा? प्रश्न पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पर लग रहा विद्युत बल ज्ञात करें। ये आपने उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा तो एक बार इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन पर
लग रहा विद्युत बल, बच्चों देखो इधर एफ ई, एफ ई का मतलब है यहाँ पर ये ई कैपिटल लिख लीजिए, एफ ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, ठीक है, लग रहा विद्युत बल के Q1, Q1 कितना लिखेंगे बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते हैं, केवल यहाँ पर इसका परिमाण लिखा जाता है। Q1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना बताया अभी, 1.6 into 10 की पावर -19। Q2 इस पर आवेश कितना है, 1.6 into 10 की पावर -19, और दोनों के मध्य की दूरी R1। बेटे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कोश की जो त्रिज्या होती है, ये लिख लेना नोट डाल के, R1 बराबर होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। वैसे ये प्रश्न में भी दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये रखना है, याद कर लेना, R1 इक्वल टू होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम सभी बच्चे जानते होंगे, इंटू 10 की पावर -10, तो बेटे आर स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम की जगह का होल स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पर k का मान लिख लो, 9 इंटू 10 की घात 9, या आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 0.53 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल व गुरुत्वीय बल ज्ञात करें। पहले हम विद्युत बल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन परमाणु है, बीच में क्या रखा हुआ है, बीच में नाभिक होता है, नाभिक पे एक प्रोटॉन है। क्यों है एक प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु को 1H1 से लिखा जाता है, तो इसमें एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो प्रोटॉन यहाँ पे रखा हुआ है, पॉजिटिव आवेश। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, दोनों के बीच की दूरी R1 इसके बराबर होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। लगने वाला ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो बेटे बल कैसा लगेगा, आकर्षण प्रकृति का। बात क्लियर है, और कितना होगा वो निकालेंगे कूलाम के नियमानुसार। फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 यहाँ पर जब हम फॉर्मूले में लिखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा जाता है, अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परिमाण ज्ञात कर रहे हैं। तो आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा है, तो नहीं लिखते हैं, परिमाण में केवल धनात्मक ही लिखा जाता है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इस पर भी आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और दोनों के बीच की दूरी। ये इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं। बेटे इसको नोट कर लेना, आप इसको नोट करना, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें। अब गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला पता होगा सही बच्चों को, Fg लिखा जाता है, G मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो Fg इक्वल टू होता है फॉर्मूला Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, गुरुत्वीय बल। G का मान कितना है बेटे, ये वापस यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, ये पॉजिटिव प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गति कर रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी r1। G का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। याद करो, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक याद आया, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। m1 किसी को भी आप यहाँ पर m1 मान लीजिए, m2 मान लीजिए, मैंने इलेक्ट्रॉन को माना m1। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31। m2 प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान अभी लिखा है मैंने इससे पहले, वहां से आप इसको याद कर लेना, अपॉन r स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी r1, और दूरी कितनी है 0.53 इंटू 10 की पावर -10। क्यों 10 की पावर -10 क्यों, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में होती है। इसका स्क्वायर करेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसका आंसर है, और इसका उत्तर न्यूटन में होगा। बाकी इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में भी है, वहां भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। ओके बेटे, आइए बेटा अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। क्यों सदिश निरूपण, क्यों, क्योंकि जो बल है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण की जानकारी कूलाम ने बताई थी, और सदिश निरूपण यहाँ पर हम
सीखते हैं। वैसे ही 11th क्लास का टॉपिक है और आप यहाँ पर इसको पूरी कोशिश करना है कि आपको समझ में आए। एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में जब ये प्रश्न पूछा जाता है, लास्ट ईयर पूछा गया था 2 नंबर में, और ये डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। तो वो प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न बनेंगे। आप जो मैंने आपको नोट सेंड करे उसमें भी आपको ये ऑब्लिक करके होगा। एक बार यहाँ पर मैं और बता देता हूँ। हो सकता है प्रश्न पूछा जाए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, या कूलाम के नियम का सदिश रूप, बातें किए, निरूपण बोले चाहे रूप बोले, बातें किए, या सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। तीनों का मीन एक ही है। अब आप यहां पर समझते हैं। माना दो बिंदुवत आवेश, एक को Q1 मान लेते हैं और एक को Q2 मान लेते हैं। माना दो बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 चित्रानुसार बिंदु A व B पर रखे गए हैं। यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं बेटे, और उन बिंदुओं पर दो आवेश, ये डायग्राम बना लिया, ये x अक्ष और ये y अक्ष, जानते हैं ये मूल बिंदु है। इसको मैं बिंदु A मान लेता हूँ। यहाँ पर ये बिंदु A, और इस बिंदु से r दूरी पर एक और बिंदु है, बिंदु B। अभी क्या कह रहा है, क्या माना हमने, माना दो बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 चित्रानुसार बिंदु A व B पर रखे गए हैं। क्लियर, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये बिंदु A और ये बिंदु B। यहाँ पर आवेश कौन सा रखा है, Q1। क्लियर, बिंदु B पर आवेश कैसा रखा है, Q2। आइए इसको समझते हैं। कूलाम ने क्या कहा, इस बिंदु पर इस बिंदु के कारण लगने वाला विद्युत बल K Q1 Q2 अपॉन r²। इसी प्रकार इस बिंदु पर इसके कारण लगने वाला विद्युत बल, मान लेते हैं ये दो बिंदुवत आवेश है, इस तरह से रखे हुए हैं, तो एक बार इस ब्लू पेन पे ये ब्लैक पेन बल लगाएगा और एक बार ये इस पे बल लगाएगा। बात क्लियर है। कल मैंने आपको समझाया था कि अगर इस कॉपी के ऊपर अगर ये मोबाइल फोन रखा हुआ है तो ये इस पे बल लगाएगा और कॉपी भी उस पे उतना ही बल ऊपर की ओर लगाएगी। क्लियर है बेटे, देखते हैं यहाँ पर अभी कितना बल लगाएगा, देखते हैं यहाँ पर। बिंदु A पर रखे Q1 आवेश पर, बात क्लियर है, बिंदु A पर रखे Q1 आवेश पर, कॉमा, बिंदु B पर रखे Q2 आवेश के कारण, इसको आप समझे, बिंदु A पर रखे Q1 आवेश पर बिंदु B पर रखे Q2 आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल। तो बच्चों देखो यहां पर कैसे लिखेंगे, F किस पर, A पर, किसके कारण, B के कारण। तो जिस पर लगता है वो पहले लिखा जाता है A, जिसके कारण लगता है वो बाद में लिखा जाता है FAB। ठीक है, फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी R का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटे। अब देखो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो दिशा का रोल होगा वो क्या होगा, माना कि ये दिशा है R कैप। ये कौन सी दिशा मान ली इसको मैंने, R कैप। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, X को मानते हैं I कैप, Y को मानते हैं J कैप और Z को मानते हैं K कैप। तो अब ये वाली जो दिशा है ये न तो I है, न ये J है और न ही ये K है। तो ऐसी कंडीशन में R कैप मान लेंगे, और R कैप का मतलब होगा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश। तो बेटे यहाँ पर इसमें लास्ट में हम क्या लगा देंगे, R कैप। तो क्या हो जाएगा, FAB वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² R कैप। क्या मेरी बात क्लियर है। ये A पर B के कारण लगने वाला विद्युत बल है, समीकरण नंबर 1। इसको नोट कर लेना। इसके बाद देखिए
ये आ जाएगा एफ ए बी। इसी प्रकार अब मैं लिखूंगा नहीं, बस केवल बोलूंगा बिंदु बी पर बिंदु ए के कारण लगने वाला विद्युत बल कितना हो जाएगा, एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू, समझे यहाँ पर बी पर ए के कारण लगने वाला विद्युत बल कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर आर कैप। बेटे यहां पर माइनस आई कैप आएगा, सॉरी माइनस आर कैप आएगा, और यहां पर ये आर कैप आएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो जो पहले वाला समीकरण लिखा था ना उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। एफ ए बी इज इक्वल टू आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर कैप, ये माइनस आर कैप आएगा। तो आएगा, एक बार समझ लीजिए, अगर ये दिशा आर कैप होगी तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, माइनस आर कैप हो जाएगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये सदिश रूप में भी हो गया, और ये इसका कूलॉम के नियम का सदिश रूप भी हो गया, और ये सिद्ध भी हो गया कि ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन कर रहा है। कैसे सिद्ध हुआ, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को तो निरस्त कर ही देंगे, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण ये प्रथम नियम की पालना करते हैं। आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यहां पर Q1 आवेश रखा है, यहां पर Q2 आवेश रखा है। इस आवेश पर, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r, दोनों के बीच की दूरी है r। या एक चीज और लिख लेता हूं, इसको आप अंडरलाइन कर लेना बेटे। r के बराबर होता है r की दिशा में एकांक सदिश। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप, और ये वाली दिशा एक्स दिशा को आई कैप, वाई दिशा को जे कैप, और इस दिशा को के कैप कहते हैं। तो आर कैप हो जाएगा आर की दिशा में एकांक सदिश। अगर ये बेटे आर कैप होगा तो इसके जस्ट अपोजिट कितना हो जाएगा, माइनस आर कैप। इससे पहले थोड़ी सी गलती हो गई थी, वहां पर आप माइनस आर कैप लिख लेना। इसलिए एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि क्या बोर्ड छोटा है तो रहता नहीं है यहाँ पर। देखिए ये एक्स अक्ष है, ये अगर आई कैप होगा तो इसके जस्ट अपोजिट कितना होगा, माइनस आई कैप। ये जे कैप होगा तो इसके अपोजिट कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप। ये के कैप होगा तो इसके अपोजिट कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। तो अगर ये आर कैप होगा तो इसके अपोजिट कितना हो जाएगा, माइनस आर कैप। तो बेटे यहाँ पर देखो एफ, ये ए और था और ये बी था, तो एफ बी ए कितना है, बी पर ए के कारण के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और दिशा एकांक सदिश के लिए यहाँ पर दिशा और लगा देंगे तो कितनी हो जाएगी, आर कैप। क्या मेरी बात क्लियर है। इसी प्रकार एफ ये ए बी, ये कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी दिशा अगर ये आर कैप है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है बेटा, सॉरी न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई और ये सिद्ध हो गया कि न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। आइए बेटे, एक बार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था, कूलॉम के सूत्र को सदिश रूप में लिखिए। अगर आपको सिद्ध करने के लिए पूछा जाए क्रिया प्रतिक्रिया नियम, तो जस्ट उससे पहले वाला जो आपने डेरिवेशन देखा है डायग्राम बना के तब आपको करना है, वो 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर केवल 1 नंबर में पूछा जाए कि कूलॉम के सूत्र को सदिश रूप में लिखिए, तो आपको बस केवल ये लिखना है सॉल्यूशन। कूलॉम के नियमानुसार F इक्वल टू कितना होता है, या छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा। ये Q1, ये Q2, ये बिंदु A और ये बिंदु B। यहाँ पर F B A और यहाँ पर F A B।
तो देखो कूलाम के नियमानुसार F किसी को भी लिख सकते हो आप, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन दोनों के मध्य की दूरी R का होल स्क्वायर। ये तो इसका परिमाण हो गया। अब अगर आप यहाँ पर इसकी दिशा लिखोगे, मैंने क्या बताया, अगर दिशा लिखोगे तो यहाँ पर आपको R कैप से और मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है बेटे? 11th क्लास में आपने इकाई सदिश पढ़ा होगा, याद करें या अपने नोट्स में देख लेना। इकाई सदिश, इकाई सदिश की परिभाषा क्या होती है? जब किसी सदिश में स्वयं के परिमाण का भाग लगा दिया जाता है तो प्राप्त सदिश इकाई सदिश कहलाती है। जैसे r कैप बराबर क्या होगा? r वेक्टर अपॉन मॉड r। ये मॉड r का मतलब है इसका परिमाण। जब किसी सदिश में स्वयं के परिमाण का भाग लगा दिया जाता है तो प्राप्त सदिश इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश को कैप के द्वारा लिखा जाता है, जैसे r कैप, i कैप, j कैप, k कैप। इसी तरह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? r वेक्टर अपॉन मॉड r। मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो समझ जानते भी होंगे, जैसे a कैप अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? a वेक्टर अपॉन मॉड है। सेम वैसा ही है, ये इकाई सदिश है। तो यहाँ पर ये r कैप क्या है? लिखेंगे r की दिशा में, ये r है ना, दूरी की दिशा में, r की दिशा में इकाई सदिश। क्या मेरी बात क्लियर है? तो r कैप कौन सा हो जाएगा बेटे? यहाँ पर r कैप हो जाएगा ये वाला, और माइनस r कैप कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ये वाला। तो अगर ये केवल एक नंबर में पूछा जाए तो आपको बस केवल ये करना है, f वेक्टर इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। क्लियर है? चाहो तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, चूंकि r वेक्टर बराबर, सॉरी r कैप बराबर r वेक्टर अपॉन मॉड r। मॉड r का मतलब इसका परिमाण, आप सिंगल भी लिख सकते हो। इस मान को यहां रख दीजिए तो कितना हो जाएगा? f वेक्टर इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप की जगह r वेक्टर अपॉन r। सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा बच्चों? f वेक्टर इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन, देखिए यहाँ पर ये r स्क्वायर और ये r, कितना हो गया? r क्यूब डॉट r वेक्टर। बात समझ में आई? एक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट है, वो ध्यान रखना। f वेक्टर k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आ रहा है, r स्क्वायर है, यहाँ r कैप है। r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r है। यहाँ पर देखो k Q1 Q2 अपॉन r क्यूब आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये r वेक्टर हो जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। ये हमारा 5वां वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम आवेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर लें। मैं एक बार और आपसे बोलना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो मैलावत जी या केशव जी से संपर्क करके उनसे अपने शेयर करवा लें और इनको कंप्लीट कर लें। थैंक यू बेटे।